फ़ोन साइलेंट कर दो बस। ठीक, शुरू करूं? हेलो एंड वेलकम टू COCET फ्री क्लासेस। मेरा नाम प्रियमदा है। आज हम क्लास 12th की NCERT पोल साइंस की जिस बुक का नाम है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वो स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छी बात यह है कि मैंने इसका PDF फॉर्मेट या PPT फॉर्मेट मैंने बनाया है, तैयार किया हुआ है, जो आपको एग्ज़ाम में क्विक रिविजन्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी, आपकी हेल्प करेगी। इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। आपको यहाँ पर एक टॉपिक, छोटा सा माइनर टॉपिक, फैक्ट्स टू बी रिमेंबर्ड, ये आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले उसका रिवीजन कर सकते हैं हर चैप्टर का, जो कि मेन है, की इंग्रेडिएंट है जो आपका। एक चीज़ जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहेगी कि कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम आउट होते हैं, वो मैं आपको ड्यूरिंग द लेक्चर बताती चलूँगी। और कुछ क्वेश्चंस बना के भी इनका सैम्पल PDF फॉर्मेट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट बुक क्लास 12th का, दैट इज़ कोल्ड वॉर, जिसको हिंदी में बोलते हैं शीत युद्ध। जिसको हिंदी में बोलते हैं शीत युद्ध, राइट? व्हाट इज कोल्ड वॉर? यहां पे लिखा हुआ है द कोल्ड वॉर रिफर टू कॉम्पिटिशंस, टेंशंस एंड सिचुएशन ऑफ वॉर बिटवीन द टू कंट्रीज, द US एंड द USSR। बट अगर मैं आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं कि व्हाट इज कोल्ड वॉर, तो इट्स बेटर टू से दैट कोल्ड वॉर, it was that the two countries, the two superpowers, USA and the USSR, they were competent enough to fight or to retaliate against each other, but they were not getting fully engaged into a full-fledged war. That is called Cold War. That means कि दोनों countries सक्षम थी एक दूसरे के साथ लड़ाई करने में, they were the super powers, लेकिन वो जानबूझ के लड़ाई को, जो कि full-fledged war बन जाए, इसीलिए उसको इग्नोर कर रही थी। क्योंकि ऐसे इग्नोरेंस से अगर वो फाइट करते या वॉर में इंडल्ज होते तो जाहिर सी बात है दोनों ही कंट्रीज को नुकसान होता, क्योंकि दोनों ही अपने आप में सक्षम थे एक दूसरे को कंप्लीटली डिवास्टेट करने में, यानी खत्म करने में। अब इसका थोड़ा सा इसका बैकड्रॉप समझते हैं कि आखिर कोल्ड वॉर स्टार्ट कहाँ से होता है, क्यों होता है। उसके लिए चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। बुक में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का छोटा सा ही जिक्र किया गया है, और मेरा प्रॉब्लम ये है कि हमें NCERT पे स्टिक रहना, आपके एग्जाम के लिए भी NCERT पे ही स्टिक रहना आपके लिए मैंडेटरी है। तो हम इसके बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों होता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों होता है, बट चूंकि इन्होंने डेट मेंशन करी है तो वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका स्टार्ट होता है, या लोग ऐसे भी लिखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये स्टार्ट हुआ आपका 1914 से 1918 में, और ये आपका स्टार्ट होता है 1939 से 1945 तक चलता है। ये डेट आपको याद रखनी है क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो पहली बार जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होता है तो उसका ईयर है 1914 से 18, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945। आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का तो कोई जिक्र ज़्यादा किया नहीं गया है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का थोड़ा सा जिक्र किया गया है, और वो ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, डेट याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बने हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दो ग्रुप्स में वर्ल्ड डिवाइडेड था। एक तरफ था एलाइड फोर्सेस और एक तरफ था एक्सिस पावर्स। ठीक, एलाइड फोर्सेस की तरफ थे आपके आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो दो नए सुपर पावर निकल कर आते हैं, वो था USA एंड USSR, और दो पहले के सुपर पावर थे जो कि आप भी जानते हैं, UK एंड फ्रांस। डन। एक्सिस पावर्स, जर्मनी,
इटली एंड आपका हो गया जापान। ये आपके एक्सिस पावर्स थे और ये आपके अलाइड पावर्स थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये कंट्रीज एक साइड थी और ये कंट्रीज एक साइड थी। डन। मैंने आपसे कहा कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर दो नए सुपर पावर निकल कर आते थे, वो थे यूएसए और यूएसएसआर, और पुराने सुपर पावर हुआ करते थे यूके एंड फ्रांस। और बेटर कहा जाए तो यूके वाज द मोर सुप्रीम देन फ्रांस, क्योंकि यूके तो पूरे वर्ल्ड में हाफ ऑफ द कॉलोनी उसी के नाम से थी। बट पुराने टाइम में यूके और फ्रांस दो सुपर पावर हुआ करते थे, और आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर दो नए सुपर पावर निकल कर आई। ये चारों एक साइड थे जिनका फाइट हो रहा था जर्मनी, इटली एंड जापान एक्सिस पावर से। आपको अच्छे से पता है कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एलाइड एक्सिस पावर्स हार जाती हैं, दे लूज द वॉर। विनर निकल कर आता है एलाइड फोर्सेस, यानी ये यूएसए एंड यूएसएसआर, यूके एंड फ्रांस। एलाइड पावर्स क्लियर कट विनर निकलती हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात बता रही हूं, जो कि 1939 से 45 तक चलता है। 45 में अगस्त 1945 में टू एंड द वॉर, जो कि उससे पहले जर्मनी 2 बारी हार चुका था, इटली का मुसोलिनी मर चुका था, जापान वॉज अबाउट टू सरेंडर, बट अगस्त 1945 में यूएसए ने जापान के दो शहर हिरोशिमा एंड नागासाकी, जापान के दो शहर हिरोशिमा एंड नागासाकी पे इंटेंशनली बम ड्रॉप कर देता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हो जाता है। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का फुल स्टॉप लगता है जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा के बेसिकली। अब देखिए, जो हिरोशिमा पे बम गिरा, उस बम का नाम था लिटिल बॉय, और जो आपका नागासाकी पे गिरा उस बम का नाम था फैट मैन। ये याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी ने इसे मेंशन किया है। डन। यानी कि 1939 से वॉर चला जा रहा था, देयर वाज नो एंड। एंड यूएसए ने जैसे ही अगस्त 1945 में जापान के दो शहरों पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया, वॉर एंड हो गया। इसमें दो मत निकल कर आए। एक मत वो जो कि यूएसए के न्यूक्लियर बॉम्ब जापान पे गिराने के पक्ष में था, और दूसरा मत वो निकल कर आया जो ये कह रहा था कि यूएसए ने जानबूझकर ये हरकत करी। जो लोग प्रो थे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने के लिए, उन्होंने मत दिया कि यूएसए ने ठीक किया बम गिराकर, क्योंकि ये क्विकली वॉर को एंड कर गया। अगर वो बम नहीं गिराता तो वॉर जल्दी से खत्म नहीं होता। और दूसरा, जितने भी ह्यूमन लॉसेस हुए, कैजुअलिटीज हुई ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और एलाइड पावर्स की, एलाइड फोर्सेस की जितने भी कैजुअलिटी और ह्यूमन लाइफ्स का डेथ हुआ, उनको फुल स्टॉप लगाने के लिए ये कदम बहुत जरूरी था यूएसए द्वारा। जो लोग इसके एंटी हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, ये जरूरी नहीं था, क्योंकि जापान सरेंडर करने ही वाला था। इट वॉज अननेसेसरी स्टेप टेकन बाय यूएसए। जरूरी नहीं था, जापान तो सरेंडर करने वाला था, क्योंकि जर्मनी, इटली और जापान ऑलमोस्ट हारने की कगार पर ऑलरेडी थे। मैंने आपसे बोला जर्मनी 2 बारी हार चुका था, इटली का मुसोलिनी मर चुका था, और आपका जापान ऑलमोस्ट सरेंडर करने वाला था। तो ये एक अननेसेसरी स्टेप था। जो लोग प्रो हैं वो ये कहते हैं, एक और मत है कि ये ऐसा करने के लिए यूएसए ने जानबूझकर
सॉरी जो एंटी हैं, यूएसए ने जानबूझकर ऐसा किया जिससे वो एशिया में अपनी डोमिनेंस को दिखा सके यूएसएसआर को, इसीलिए ऐसा जानबूझकर हुआ। ठीक, अगर आपने मैप देखा होगा तो ऑलमोस्ट उस टाइम पे यूएसएसआर जो है रशिया और 14 अदर कंट्रीज से बना हुआ था, 14 अदर कंट्रीज से। डन, रशिया 14 अदर कंट्रीज से, 14 अदर कंट्रीज से। आज का जो रशिया है आपका, वेट, 14 अदर कंट्रीज से आज का जो आपका रशिया है वो आपको दिखता होगा, जिसमें आधा रशिया आपको यूरोप का पार्ट और आधा रशिया आपको एशिया का पार्ट माना जाता है। उस समय रशिया और 14 अदर कंट्रीज जो आज की डेट में इंडिपेंडेंट कंट्रीज कहलाती हैं, उनको मिलाकर यूएसएसआर बना था। यूएसएसआर का फुल फॉर्म था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, और यूएसए का था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक, ये था रशिया और 14 कंट्रीज को मिला के। आज आप रशिया और 14 कंट्रीज को अलग अलग देखते हैं, उस टाइम पे ये एक हुआ करते थे। डन, आपने देखा होगा कि यूएसएसआर और जापान काफी क्लोज है, तो अपनी डोमिनेंस को बढ़ाने के लिए यूएसए ने कि देखो हम सुप्रीम हैं, और एशिया में अपनी डोमिनेंस को दिखाने के लिए ये बम ड्रॉप किया गया। तो इसीलिए दो विचार रखे गए हैं कि जानबूझकर किया गया, और एक लोग कहते हैं नहीं, इट वाज अ नेसेसरी स्टेप। ठीक, अब देखिए ऐसा क्या हुआ कि दो कंट्रीज जो कि एक साथ वर्ल्ड वॉर सेकेंड में एक साथ चल रही थी, मित्र राष्ट्र थे, फ्रेंडली स्टेट्स थी, फ्रेंडली कंट्रीज थी, वो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक दूसरे के एंटी हो जाती हैं। ये आपको भी अच्छे से पता है कि दो लोगों के विचार क्यों नहीं मिलते होंगे। दो लोगों के विचार सिर्फ इसलिए तो नहीं मिलते हैं, अरे सॉरी, दो लोगों में अगर नहीं पट रही है तो वो क्यों नहीं बनती है, क्योंकि उनके विचार आपस में नहीं मिलते होंगे। या दो लोग एक दूसरे के कंपैटिबल हैं तो जाहिर सी बात है उनकी लाइकनेस, उनके विचार कहीं ना कहीं मिलते होंगे। तो सेम यूएसए और यूएसएसआर के विचार नहीं मिलते थे, इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये दोनों कंट्रीज जो कि एक साथ एक्सिस पावर से लड़ रही थी, वो उनके बीच में एट द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। और ये कोल्ड वॉर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर दो नई सुपर पावर निकल कर आती हैं, वो था यूएसए एंड यूएसएसआर। दोनों मिलिट्री वाइज, न्यूक्लियर वेपन वाइज बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्रीज थी, और इकोनॉमिकली वाइज भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्रीज थी। और चूंकि दोनों सुपर पावर थी तो वो चाहती थी कि वो नंबर 1 कंट्री बन जाए, उन्हीं का डोमिनेंस रहे पूरे वर्ल्ड पर। और इसी की होड़ में इन दोनों के विचार क्यों नहीं मिलते थे, क्योंकि यूएसए जिस आइडियोलॉजी को फॉलो करता था, इट वाज एन आइडियोलॉजिकल वॉर। उस आइडियोलॉजी को यूएसएसआर नहीं फॉलो करता था। दिस आइडियोलॉजी वाज कैपिटलिज्म एंड दिस वाज कम्युनिज्म, साम्यवादी विचारधारा, और ये था आपका पूंजीवादी विचारधारा। डन, यानी कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म एक विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, दैट्स इट। इनकी कंट्री इस आइडियोलॉजी को फॉलो करती थी और ये कंट्री इस आइडियोलॉजी को फॉलो करती थी। और जाहिर सी बात है दोनों के पास ही मिलिट्री वाइज, न्यूक्लियर वेपन वाइज, इकोनॉमिकली दे वर क्वाइट स्ट्रॉन्ग, सो ऑब्वियसली इनके बीच में बननी नहीं थी, और हर कोई नंबर 1 ही बनना चाहता है। तो ये चाहता था कि इसकी आइडियोलॉजी को वर्ल्ड फॉलो करे और इनके खेमे में शामिल हो जाए, और ये चाहता था कि इनकी आइडियोलॉजी को लोग फॉलो करो और इनके खेमे में शामिल हो जाए। जिनसे कि जिसके पास ज्यादा कंट्रीज, जाहिर सी बात है उसको सपोर्ट ज्यादा है, नंबर 1 वही बनेगा। तो ये कम्युनिज्म क्या है, आने वाले एनसीईआरटी में आप इसको डिटेलिंग में पढ़ेंगे, बट मैं यहाँ पे आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन जरूर दूंगी। कम्युनिज्म उसे कहते हैं जहां मीन्स ऑफ प्रोडक्शन,
is under state control and there is no role of private people. Done. जहां उत्पादन के सभी साधन राज्य के नियंत्रण में होते हैं और प्राइवेट निजी व्यक्तियों का कोई रोल नहीं होता है. इसका मतलब मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगी. दिस इज अ बुकिश लैंग्वेज. यहां पर आ जाइए. कैपिटलिज्म ये कहता है डिट्टो इसके अपोजिट, व्हेन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज अंडर when means of production is under private people and there is no role of government and there is no or minimum control, क्योंकि आइडियलिस्टिक कुछ नहीं होता. मिनिमम कंट्रोल ऑफ स्टेट हुआ ना एकदम उल्टा. इसके दोनों एक दूसरे की विपरीत विचारधारा पे काम कर रही थी. अब इसका मतलब समझते हैं. मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज अंडर स्टेट्स कंट्रोल एंड देयर इज नो रोल ऑफ प्राइवेट पीपल. यानी उत्पादन के सभी साधन, जितने भी साधन से आप उत्पादन कर सकते हैं, वो सब राज्य के कंट्रोल में रहेगा. स्टेट के कंट्रोल यानी सरकार के कंट्रोल यानी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा. देयर इज नो रोल ऑफ प्राइवेट पीपल. निजी लोगों का कोई स्वामित्व होगा ही नहीं. इसका मतलब यह है कि अगर उस देश में सुई से लेकर कार तक का भी उत्पादन हो रहा ना, किसी भी प्रकार का उत्पादन हो रहा, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज ही क्यों ना हो, उन सब पर किसका नियंत्रण होगा? सरकार का नियंत्रण होगा, निजी व्यक्तियों का नहीं. एक टाइम पे यूएसएसआर में लोगों के अपने घर भी उनकी निजी प्रॉपर्टी नहीं हुआ करती थी, वो भी स्टेट की ही थी. यानी कि यहां पर अंबानी अडानी देखने को नहीं मिलेंगे. बैक टू यहां आ जाइए, पूंजीवाद. सब कुछ प्राइवेट लोगों के हाथ में एंड देयर इज नो और मिनिमम कंट्रोल. मिनिमम कंट्रोल होता है स्टेट का, यानी अंबानी अडानी यहां देखने को मिल जाएंगे. मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी होती है ना. तो आपने खुद ही देखा कि दोनों एक दूसरे की विपरीत विचारधारा पे चल रही थी, तो टकराव तो वाजिब था. इसमें और डिटेलिंग में भी लेक्चर हो सकता है, लेकिन वो आने वाले कमिंग चैप्टर्स जब एनसीईआरटी के आएंगे और इस चीज़ को हम डिफाइन करेंगे तब वहाँ पर ज़्यादा बेटर लगेगा. अभी फिलहाल हम कोल्ड वॉर पर स्टिक रहेंगे. अभी आपसे कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म दोनों पे क्वेश्चन फ्रेम आउट होते हैं, तो ये याद रखिएगा, दोनों पे क्वेश्चन बनते हैं. ठीक, आपको बस इतना रखना है कि यहाँ पर सारा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन स्टेट के कंट्रोल में होता है और यहाँ सारा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है प्राइवेट यानी निजी लोगों के हाथों में होता है. दैट्स इट. मतलब मैंने आपको इसका समझा ही दिया है. तो अभी यहीं तक स्टिक रहेंगे और उसके बाद जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, इसी टॉपिक को दोबारा डिटेलिंग में करेंगे. अब आते हैं, जब दोनों अलग अलग विचारधारा पे चल रही थी तो जाहिर सी बात है दोनों के बीच में राइवलरी होनी जरूरी थी. बट फुल फ्लेजेड वॉर कहीं नहीं हुआ. और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन्हें भी पता था कि दोनों न्यूक्लियर कैपेबल कंट्रीज हैं, एक दूसरे के ऊपर अटैक करेंगी तो दोनों का ही नुकसान होगा और तीसरे का नहीं होने वाला. इसीलिए कोल्ड वॉर मीन्स when both the countries have the capacity to retaliate but they're not getting engaged into a full-fledged war, that is called cold war. यही डेफिनेशन है और इस डेफिनेशन को भी आपको याद करना है क्योंकि ये डेफिनेशन क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में आपसे पूछी जाएगी. डोंट वरी, मैंने उसको स्लाइड्स में मेंशन किया हुआ है, हम अभी उस पर आएंगे. तो जब दोनों कंट्रीज सक्षम हैं वॉर करने के लिए, एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, लेकिन फिर भी वो जानबूझ के एक फुल कैपेसिटी वॉर को इग्नोर करें, तो उसी को कोल्ड वॉर कहते हैं. ऐसा नहीं है कि कोल्ड वॉर के दौरान झगड़े नहीं हुए. जैसे इनके खेमे में जो कंट्रीज थी उनके बीच में झगड़े हुए, बट इन दोनों के बीच में सिर्फ तनातनी हुई, टेंशन्स हुए, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, वॉर नहीं हुए. इनके खेमे में जो एलाइज थे उनके बीच में जरूर छुटपुट वॉर हुई है, लेकिन वो फुल फ्लेजेड वॉर में बदलने को नहीं पाई, जैसा हमने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड में देखा. इसीलिए इसको कोल्ड वॉर कहा जाता है. और इसका एंड जाके होता है विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, जो कि होता है 1991. यूएसएसआर टूट जाता है और जो कंट्रीज टूट जाती है रशिया और 14 अदर कंट्रीज में, जाहिर सी बात है उसकी पावर क्या हो जाएगी?
कम हो जाएगी। ऐसा हुआ क्यों, वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में जानने को मिलेगा। तो आपका ये जो कोल्ड वॉर है वो 1991 में जाकर ऑलमोस्ट खत्म होता है, ठीक है। और रशिया और 14 अदर कंट्रीज के टूट जाने से यूएसएसआर की पावर कम हो जाती है, उसकी इकॉनमी डावाडोल हो जाती है और यहीं पर कोल्ड वॉर खत्म हो जाता है और यूएसए एक क्लियर कट विनर निकल कर आता है और यूएस हेजेमनी एस्टैब्लिश हो जाती है। यूएस हेजेमनी यानी हेजेमनी को बोलते हैं सुप्रीमेसी, यानी उसका वर्चस्व स्थापित हो जाता है। डन। सो दिस इज ऑल योर होल पिक्चर अबाउट कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर आपका आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, यानी आफ्टर 1945 स्टार्ट होके चलता है 1991 यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन तक। और दो सुपर पावर के बीच की टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट्स को है, दोनों दो अलग अलग विचारधाराओं से चलती हैं। दोनों सुपर पावर हैं, मिलिट्री वाइज, इकोनॉमिकली वाइज, न्यूक्लियर वेपन वाइज, और दोनों ही एक दूसरे को टक्कर देना चाहती हैं और दोनों ही चाहती हैं मैक्सिमम वर्ल्ड की कंट्रीज उनके साथ आके उनके खेमे में शामिल हो जाएं। इसी की राइवलरी आप देखते चले जाएंगे। दिस इज कॉल्ड कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर में छुटपुट वॉर हुई है कंट्रीज के बीच में, बट नॉट एज अ फुल कैपेसिटी वॉर, ऐसा नहीं हुआ। तो चलिए अब हम पीपीटी पे चलते हैं, जो कि हम पढ़ ही रहे हैं, कोल्ड वॉर, एवरीबडी नोज इट। कोल्ड वॉर Cold War refer to competitions, tensions and a series of confrontations between the USA and USSR. Competition है USSR और USA के बीच में, दो नई सुपर पावर के बीच में आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कंपटीशन चल रहा है नंबर 1 बनने का, टेंशंस चल रहे हैं, दोनों एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं, सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशंस चल रहे हैं। मैंने आपसे बोला छिटपुट झगड़े कन्फ्लिक्ट्स होते रहे, एक दो जगह तो कंट्रीज में वॉर भी हुई है, बट यूएसए और यूएसएसआर की डायरेक्ट कोई वॉर नहीं हुई। दैट इज कॉल्ड कोल्ड वॉर। अब देखिए इसमें आपका एक टॉपिक है, वेट, this was the timeline, forget about that. Cuban Missile Crisis, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। नाइनटीन सिक्सटी वन में 1961 अप्रैल 1961 क्यूबा कहाँ है, ये आपने नॉर्थ अमेरिका देखा होगा, यहाँ पर आपको क्यूबा मिल जाएगा, मतलब ऐसे, और फिर यहाँ पर आपका साउथ अमेरिका है। तो क्यूबा इज लैटिन अमेरिका का पार्ट है। क्यूबा इज ऑलमोस्ट क्वाइट नियर टू यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्यूबा लेकिन यूएसएसआर प्रो था, यानी यूएसएसआर का एलाई था। अब देखिए आप यूएसए के पास हो, लेकिन हो किसके एलाई, यूएसएसआर के एलाई हो। अब होगा क्या, यूएसए को हमेशा इससे थ्रेट बना रहेगा, क्योंकि ये कम्युनिस्ट सोशियोलॉजी को फॉलो करता था, सॉरी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता था। यूएसएसआर को अप्रैल 1961 इसका हेड था फिडेल कैस्ट्रो, इसका हेड था आपका निकिता क्रुशेव, और यूएसए का प्रेसिडेंट उस टाइम पे था जॉन एफ कैनेडी। ठीक, अप्रैल 1961 में यूएसएसआर को लगता है चूंकि क्यूबा प्रो यूएसएसआर है, यूएसए उसको अटैक करके उसे प्रो यूएसए बनाने वाला है, क्योंकि इट इज क्वाइट नियर टू यूएसए। ऐसा अप्रैल 1961 में यूएसएसआर को पता चलता है। निकिता क्रुशेव अपने न्यूक्लियर सबमरीन्स क्यूबा की तरफ भेज देते हैं, इसको न्यूक्लियर बेस बनाने के लिए।
इसको न्यूक्लियर बेस बनाने के लिए एंड टू प्रोटेक्ट क्यूबा फ्रॉम यूएसए। इसके 3 हफ्ते के अंदर यूएसए के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को पता चल जाता है कि यहां पर न्यूक्लियर सबमरीन डॉक की गई है यूएसएसआर के द्वारा। ठीक, अब जैसे ही जॉन एफ कैनेडी को यह पता चलता है, ये एक वार्निंग भेजते हैं कि अब अगर न्यूक्लियर सबमरीन यूएसएसआर से क्यूबा की तरफ आई तो हमारे न्यूक्लियर मिसाइल्स उसे इंटरसेप्ट करेंगे, यानी मार गिराएंगे। ये एक वार्निंग थी। होता या नहीं होता, नोबडी नोज इट। ये एक वार्निंग थी जिसका असर यूएसएसआर पर गया और उन्होंने अपने न्यूक्लियर सबमरीन्स की स्पीड को स्लो डाउन कर दिया और थोड़ी दिन बाद उसे वापस बुला लिया। यानी इसमें कोई क्लियर कट विनर नहीं निकला कि यूएसए विनर हो गया, नहीं, दोनों कंट्रीज डरी हुई थी क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियर कैपेबल देश थे और दोनों को पता था अगर वॉर हुई तो दोनों ही खत्म होंगे, बाकियों का भला हो जाएगा। इसीलिए यूएसए को ने सिर्फ धमकी दी, जिसको यूएसएसआर ने इसलिए फॉलो कर दिया क्योंकि दोनों ही नहीं चाहते थे कि फुल फ्लेजेड वॉर हो। दिस इज कॉल्ड क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। यही है। इसमें आपको लीडर्स के नाम याद रखने हैं, क्यूबा फिडेल कैस्ट्रो, यूएसएसआर निकिता क्रुश्चेव एंड यूएसए का उस टाइम पे आपका था जॉन एफ कैनेडी। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 में हुई। ठीक, अब आ जाते हैं नोट्स पर। क्यूबा वॉज एन एलाई ऑफ सोवियत यूनियन, ये बात मैंने बता दी आपको कहानी में, एंड रिसीव द डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड फ्रॉम इट। यहां से डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल एड लेता था क्यूबा। अप्रैल 1961 में यूएसएसआर के लीडर्स को लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कम्युनिस्ट रूल्ड, जाहिर सी बात है कम्युनिस्ट रूल्ड क्या है, यूएसएसआर प्रो हो गया, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता हुआ क्यूबा, वहां के प्रेसिडेंट, क्यूबा का प्रेसिडेंट कौन था, फिडेल कैस्ट्रो, उनको उठा के फेंक देगा, ओवरथ्रो कर देगा और क्यूबा यूएसए प्रो हो जाएगा। 1962 में सोवियत यूनियन का लीडर निकिता क्रुश्चेव वहां पर न्यूक्लियर मिसाइल क्यूबा की तरफ भेज देता है जिससे वो रशियन बेस बन जाए। 3 हफ्ते के अंदर अमेरिका के प्रेसिडेंट को ये पता चल जाता है। यूएस प्रेसिडेंट उस टाइम पे कौन था, जॉन एफ कैनेडी। उन्होंने कहा कि इस सॉल्यूशन का हल निकालते हैं जिससे फुल फ्लेजेड वॉर ना होने पाए। तो उन्होंने but they were determined to get Khrushchev to remove the missile and nuclear weapons from Cuba. तो उन्होंने इसका सॉल्यूशन क्या निकाला, सॉल्यूशन निकाला, Kennedy ordered American warship to intercept any Soviet ships heading to Cuba as a way of warning to USSR, क्योंकि यूएसए खुद भी नहीं चाहता था कि full fledged war हो। And this clash between the USA and the USSR came to known as Cuban Missile Crisis. It made the whole world nervous, क्योंकि सबको लगा कि World War III अब पक्का है, but हुआ नहीं। The Cuban Missile Crisis was a high point which came to be known as the Cold War. ये उसका high point माना जा सकता है। It refers to the competition, tension and a series of confrontation between the United States and Soviet Union. So this is the meaning of Cold War and this is Cuban Missile Crisis का Cold War का high point, जहाँ से Cold War actually start हो जाता है। दो सुपर पावर के बीच में कोल्ड वॉर, याद रखिएगा, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है और 1991 आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर तब तक चलता है। लेकिन हाई पॉइंट क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो कि 1962 में होती है, ये उसका हाई पॉइंट माना जा सकता है। Cold War is not getting involved into a full-fledged war but creating a competition, tension and a series of confrontations between the two superpower. That is called Cold War. आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी हैं। फिर से मैं रिवीजन करा दूँ। क्यूबा का प्रेसिडेंट था फिडेल कैस्ट्रो, यूएसएसआर का था आपका निकिता क्रुश्चेव और यूएसए का था जॉन एफ कैनेडी। और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या थी, 1962 में होती है, जहां पर यूएसएसआर को लगता है, जो कि प्रो यूएसएसआर क्यूबा,
उसको यूएसए अटैक करके वहां के प्रेसिडेंट फिडेल कैस्ट्रो को रिमूव कर देंगे और अपना पार्ट बना लेंगे, मतलब अपने एलाई में शामिल कर लेंगे। बट यहाँ पर निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा की तरफ न्यूक्लियर सबमरीन्स भेज दिए, जिसको 3 हफ्ते बाद इनको पता चल गया, चूंकि वो फुल फ्लेजेड वॉर में नहीं इंगेज होना चाहते थे, तो उन्होंने एक वार्निंग इशू करी। उस वार्निंग में इन्होंने कहा कि अगर अब न्यूक्लियर सबमरीन्स आती तो हम उन्हें इंटरसेप्ट यानी मार गिराएंगे। इस धमकी को सीरियस लेते हुए यूएसएसआर ने भी अपने सबमरीन्स को वापस बुला लिया। दिस वाज द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ओके, डन। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट topic. This much was in the Cuban Missile Crisis. अब देखिए, ये भी मैंने आपको बता दिया है, तो फटाफट देखते हैं। द कोल्ड वॉर वॉज द वॉर ऑफ आइडियोलॉजीज। मैंने बताया ना, विचारों की लड़ाई है ये। द यूएस फॉलोड द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी एंड द कैपिटलिज्म, बताया था ना आपको। while the USSR backed the ideology of socialism and communism. इसमें मैंने 2 वर्ड्स के मतलब आपको नहीं बताए, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म, अदरवाइज कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म आपको पता है। इसे जस्ट मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करती हूँ, वेट कीजिएगा। यानी यूएसए इस आइडियोलॉजी को फॉलो करता था, डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म, और यूएसएसआर सपोर्ट करता था सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 19, ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, केम टू एन एंड विद द डिफीट ऑफ द एक्सिस पावर। कौन कौन था एक्सिस पावर में भी, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, जर्मनी, इटली एंड जापान, बाय द एलाइड फोर्सेस। कौन था? यूएसए, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन एंड फ्रांस। याद रखिएगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसए और यूएसएसआर एक साइड थे। It marked the beginning of Cold War. The Second World War ended when the United States dropped the 2 atomic bombs on the Japanese city of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. हिरोशिमा पे क्या गिराया था? लिटिल बॉय। और नागासाकी पे क्या गिराया? फैट मैन। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, तो ये जो बॉम्ब गिराए गए थे, ये काफी लो इंटेंसिटी न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे, और अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 किलो टन यील्ड्स के थे। जबकि उस टाइम पे यूएसए और यूएसएसआर के पास उन्होंने 15 से 20,000 किलो टन ऑफ यील्ड्स के उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब बना रखे थे। यानी इससे पता नहीं 15-20 गुना इंटेंसिटी के बॉम्ब उनके पास मौजूद थे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये बॉम्ब लो इंटेंसिटी के थे तो बड़ा अच्छा काम किया, नहीं, आज भी जापान इसको सफ़र करता है। इसके रेडिएशन से आज भी वहाँ पर बच्चे डिफॉर्मिटी के शिकार होते हैं पैदा होने से पहले। ये न्यूक्लियर रेडिएशंस बहुत ही बुरी चीज़ होती है। तो उन्होंने एक थ्रेटन करने के लिए लो इंटेंसिटी का न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था, लेकिन याद रखिएगा जापान आज भी इस रेडिएशन से सफ़र कर रहा है। तो यू कैन इमेजिन कि ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं वो कितने बुरे होते हैं। जनरेशन आफ्टर जनरेशन बीत जाने के बाद भी आप उसके रेडिएशन से बच के नहीं जा सकते हैं। एनीवे, मूविंग ऑन टू, कह रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म होता है? जब जापान पे 2 बम गिरा दिए जाते हैं, न्यूक्लियर बम। और यही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने से क्या शुरू हो जाता है? कोल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है। ये सब ऑलरेडी हमने देख लिया था। ये देखिए 2 पिक्चर्स है, ये पिक्चर्स आपके एनसीईआरटी में दी हुई हैं। पहली पिक्चर दिखा रहा है यूएसए के फ्लैग को, ये देखिए यूएसए का फ्लैग है ये, है ना? ये देखिए, पहला फ्लैग है अमेरिका का फ्लैग और दूसरा है यूएसएसआर। ये फ्लैग बर्लिन जर्मनी में इन 1945 होस्ट किया गया, फ्लैग होस्टिंग टाइप की गई जब जीत लिया ये वॉर एलाइड फोर्सेस ने। और ये भी आपका 1945 में इओजिमा जापान में 23 फरवरी 1945 को वहाँ के सोल्जर्स ने फ्लैग होस्टिंग करी थी।
यूएस के फ्लैग को रेज किया था। ये बैटल ऑफ इओजिमा कहलाता है, जो जापान में है। यहाँ पर आफ्टर विनिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर दिस फ्लैग वॉज होस्टेड बाय द अमेरिकन सोल्जर्स। और दूसरा है सोवियत सोल्जर्स, जिन्होंने यूएसएसआर फ्लैग रिच स्टैग बिल्डिंग, बर्लिन में एक रिच स्टैग बिल्डिंग नाम से बिल्डिंग है, वहां पर होस्ट किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस पिक्चर इज फॉर योर नॉलेज पर्पज, दैट्स इट, इट्स नॉट कमिंग इन एग्जामिनेशन। चलिए मूविंग ऑन टू जापान पे बम गिराने के लिए मैंने आपको बताया था, कुछ लोगों ने उसे क्रिटिसाइज किया और कुछ लोगों ने सपोर्ट किया। बट द सीक्वेंस ऑफ द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज द राइज ऑफ द टू न्यू सुपर पावर्स ऑन द ग्लोबल स्टेज, राइट। कुछ लोगों ने जापान के बम गिराने को क्रिटिसाइज भी किया और सपोर्ट भी किया, वो दोनों मैंने आपको बता दिया। जो क्रिटिसाइज कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि ये अननेसेसरी स्टेप था, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं गिराना चाहिए था, जापान ऑलमोस्ट सरेंडर करने वाला था, और ये इन्होंने जानबूझ के किया जिससे अपनी सुप्रीमेसी दिखा सकें यूएसएसआर को, और रशिया एशिया में अपना डोमिनेंस दिखा सकें। जो सपोर्ट करते हैं वो कहते नहीं, क्विकली एंड करना था वॉर, और इतनी सारी ह्यूमन लाइफ्स की डेथ हो चुकी थी, कैजुअलिटीज हो चुकी थी, इसीलिए फुल स्टॉप लगाना जरूरी था। यूनाइटेड स्टेट्स एंड द सोवियत यूनियन बिकेम द ग्रेटेस्ट पावर्स इन द वर्ल्ड विद द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस इवेंट्स एनीवेयर ऑन द अर्थ। इतने बड़े सुपर पावर हो गए थे कि धरती पे किसी भी जगह पे किसी भी इवेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते थे, यानी दो कंट्रीज के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भी ये वहां से बैठे हुए किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस कर देते थे। But the Cold War, in spite of being an intense form of rivalry between the great powers, remained a cold and not hot or a shooting war. It was due to the logic of deterrence. Logic of deterrence यानी कहते हैं कि ये पूरा कोल्ड वॉर का जो टाइम था वो क्यों कभी भी दोनों के बीच में राइवलरी तक रह गया, ये हमेशा कोल्ड रह गया, हॉट या शूटिंग वॉर में नहीं बदल पाया, क्योंकि इट वॉज ड्यू टू लॉजिक ऑफ डिटरेंस। ये क्वेश्चन आपसे आया, पूछा गया कि व्हाट इज लॉजिक ऑफ डिटरेंस, तो आपने बोलना है द लॉजिक ऑफ डिटरेंस मीन्स व्हेन बोथ द साइड्स हैव द कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड अगेंस्ट ईच अदर, respond against an attack and to cause so much destruction that neither can afford to initiate the war। वही जो मैंने आपको बोला कि दोनों कंट्रीज के पास फुल फ्लेजेड कैपेसिटी थी कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ अटैक कर सकें, दोनों एक दूसरे का डिस्ट्रक्शन कर सकें, बट उन्होंने कभी भी वॉर को इनिशिएट नहीं किया क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। क्योंकि आपने मेरे यहाँ न्यूक्लियर मिसाइल गिराई तो हम भी तो आपको जवाब देंगे, डिस्ट्रक्शन तो आपके यहाँ भी होगा, इसीलिए इसको कहते हैं लॉजिक ऑफ डिस्ट्रेंस। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट आपका है the two superpowers and their allies were expected to behave as rational and responsible actors। तो ये आपको अच्छे से पता है कि दोनों ने अपने जिस तरीके से उन्हें बिहेव करना चाहिए था एज रिस्पॉन्सिबल एंड रैशनल, दे हैव बिहेव्ड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। उन्होंने फुल फ्लेजेड वॉर नहीं किया, और उसका एक ही था, क्यों नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि दोनों एक दूसरे को अटैक करने में सक्षम है, अगर किया तो दोनों तरफ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन होगा, और उस डिस्ट्रक्शन को ये दोनों झेल नहीं सकते थे, इसीलिए इनिशिएट नहीं किया वॉर। द इमर्जेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स, एक ही चीज, एक ही स्टोरी है, बस घुमा फिरा के बताई गई है। The two superpowers, USA and USSR, wanted to expand their spheres of influence in different parts of the world, and hence they decided to take help of the smaller countries। दोनों पूरे विश्व पे राज करना चाहते थे, इसीलिए smaller countries की help ली। These smaller states got the promise of protection, weapons, and economic aid against their local rivals, mostly the regional rebels। ये important line है, इसका मतलब मैं आपको बता दूं,
आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इन दोनों सुपर पावर्स के खेमे में ये छोटी छोटी कंट्रीज क्यों जाती थी, आखिर इनका बेनिफिट क्या था? तो देखिए, इनको प्रोटेक्शन मिलता था, वेपन्स मिलते थे, पैसे मिलते थे, इकोनॉमिक एड मिलता था, जिससे कि वो अपने लोकल राइवल्स यानी पड़ोसी देशों से अपने आप को बचा सके। तो स्मॉलर जो कंट्रीज थी वो दोनों खेमे को क्यों ज्वाइन कर लेती थी? वो इसलिए ज्वाइन कर लेती, दोनों खेमे मतलब किसी एक खेमे को इसलिए ज्वाइन कर लेती थी क्योंकि उनका प्रोटेक्शन हो सके, उनको वेपन्स मिल सके, उनको इकोनॉमिक एड यानी पैसों से मदद मिल सके, जिससे कि वो अपने रीजनल नेबर्स से, जो लोकल राइवल्स है, उससे अपनी आइडेंटिटी को बचा सके। मिलिट्री हेल्प भी मिलती थी। अगर आपको यहाँ पे लिखना है, वेपन्स की जगह मिलिट्री हेल्प भी लिख सकते हो, मिलिट्री असिस्टेंस। डन। द फर्स्ट डिवीजन टुक प्लेस इन यूरोप। द फर्स्ट डिवीजन जो था वो यूरोप में होता है। पूरी वेस्ट यूरोप जो है वो प्रो यूएसए हो जाती है, और पूरी ईस्ट यूरोप जो है वो प्रो यूएसएसआर हो जाता है। यानी यूरोप दो टुकड़ों में बट जाता है। मोस्ट कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न, मोस्ट ना आइडियलिस्टिक नहीं है, मोस्ट कंट्रीज ऑफ यूरोप साइडेड विद द यूएस, एंड देन इसीलिए उनको क्या कहा गया? वेस्टर्न अलायंस बोला गया। एंड पूरा ईस्टर्न यूरोप सोवियत कैंप को ज्वाइन कर लेता है, इसीलिए उसको ईस्टर्न अलायंस बोला गया। ईस्ट यूरोप प्लस यूएसएसआर किसका पार्ट हो गए? यूएसएसआर कैंप का। ईस्टर्न अलायंस बोलने लगे। वेस्ट यूरोप एंड यूएसए वेस्टर्न अलायंस बोलने लगे। द वेस्टर्न अलायंस, इस वेस्टर्न अलायंस जिसमें आपके ईस्टर्न कंट्रीज थे, इन वेस्टर्न अलायंस जिसमें आपके वेस्ट यूरोप और यूएसए था, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो, एंड इट केम इनटू एन एग्जिस्टेंस इन अप्रैल 1945 विद द 12 स्टेट्स। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नाटो कब बना? व्हाट इज नाटो? तो नाटो क्या था? जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न यूरोप और यूएसए ने वेस्टर्न यूरोप प्लस यूएसए, जो कि वेस्टर्न अलायंस कहलाते थे, वेस्टर्न यूरोप प्लस यूएसए वेस्टर्न अलायंस कहलाता था। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था नाटो। नाटो की फुल फॉर्म भी याद रखनी है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये बना आपका अप्रैल 1949 में। यहां पर ये था कि वेस्टर्न यूएसए और यूएसए के एलाइज कंट्री पर अगर कोई अटैक करता है तो वो यूएसए पर अटैक माना जाएगा। तो अप्रैल 1945 में 12 कंट्रीज, ये याद रखना 12 है और ये पूछा गया है, 12 कंट्रीज ने मिलकर नाटो बनाया। और नाटो का मतलब यही था कि उसके एलाइज पर, यूएसए के एलाइज पर अगर कोई अटैक करता है तो वो यूएसए पर अटैक समझा जाएगा। दिस इज कॉल्ड वेस्टर्न अलायंस। ठीक, ये सारा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन फ्रेम आउट होता है। इसको काउंटर करने के लिए यूएसएसआर ने वार्सा पैक्ट बनाया। वार्सा पैक्ट 1955 में। तो जो आपके ईस्टर्न यूरोप थे और आपका ईस्टर्न यूरोप और यूएसएसआर थे, उन्होंने मिलकर क्या बना दिया? आपका वार्सा पैक्ट टू काउंटर नाटो। नाटो को काउंटर करने के लिए बना था। तो ये क्वेश्चन भी आया है, वार्सा पैक्ट क्यों बना? तो टू काउंटर नाटो। कब बना? 1955 में। ये तो बात रही यूरोप और यूएसए की। ये वॉर, कोल्ड वॉर, यूरोप से निकलकर एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल एशिया, हर जगह फैल गया। और यूएसए ने साउथ ईस्ट एशिया या आपका सेंट्रल एशिया,
वेट, वेस्ट एशिया, जिसे मिडिल ईस्ट भी कह सकते हैं, इनसे भी अलायंस बनाए। किसने? यूएसए ने। तो जो आपका साउथ ईस्ट एशिया या ईस्ट एशिया से बनाया, ईस्ट एशिया से बनाया, उसे इन्होंने कहा सियाटो। और जो इन्होंने वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट से बनाया ऑर्गेनाइजेशन, उसको कहा सेंटो, सेंटो ऑर्गेनाइजेशन। साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंट्रल ईस्ट सेंटो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, यानी आपका सिएटो और सेंटो बनाया इन्होंने। साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के साथ यूएसए ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। नाटो तो आपका हो गया वेस्टर्न अलायंस का, और वॉर्सा हो गया आपका ईस्टर्न अलायंस का, है ना। ईस्टर्न अलायंस क्या था? यूएसएसआर और आपका ईस्ट यूरोप, और वेस्टर्न क्या था? यूएसए प्लस वेस्ट यूरोप। इन्होंने मिलकर नाटो बनाया, उसने वॉर्सा बनाया। बट बाकी कंट्रीज में भी कोल्ड वॉर फैला, तो उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया यूएसए ने बनाया सिएटो, और आपका यूएसएसआर सॉरी और वेस्ट एशिया के साथ यानी मिडिल ईस्ट के साथ बनाया सेंटो। और एक चीज, इसको काउंटर करने के लिए यूएसएसआर ने एग्रीमेंट साइन किया चाइना से, वियतनाम से, और आपका साइन किया नॉर्थ कोरिया से, और आपका ईरान से। यूएसएसआर ने इसको काउंटर करने के लिए एग्रीमेंट्स किए, ये वाला साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया, यानी ऑर्गेनाइजेशन, यानी मेरे साथ मैक्सिमम लोग आ जाएं। दिस इज दैट्स इट। आपसे ये तो नहीं पूछा जाएगा, बट आपसे नाटो और वॉर्सा पैक्ट जरूर पूछा जाएगा। ये अलग अलग देशों के साथ इन्होंने फिर ऑर्गेनाइजेशंस बनाए अपने खेमे में मैक्सिमम देशों को शामिल करने के लिए। तो आ जाते हैं अब अपने उस पे टॉपिक पे। द नाटो, तो ये मैंने आपसे कहा कि वेस्टर्न अलायंस फॉर्म्ड इटसेल्फ इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या बनाया उसने? नाटो बना लिया। कब आया? 1949 में, विद 12 स्टेट्स। ये इंपॉर्टेंट रखना है, 12 कंट्रीज के साथ बना था ये। NATO declared that armed attack on any one of them in the Europe or North America would be regarded as attack on all of them। यानी किसी उनके किसी भी एलाई पर अटैक पूरे नाटो के मेंबर्स पे अटैक समझा जाएगा, और मिलिट्री सहायता करेगा, फिर वो उसको बचाएगा। The Eastern Alliance, also known as Warsaw Pact, was led by the Soviet Union. It was established in 1955, और प्रिंसिपल फंक्शन क्या था? टू काउंटर नाटो फोर्सेज इन यूरोप। दैट्स इट। The East and the Southeast Asia and in the West Asia, that is also called Middle East, the United States built an alliance system called the Southeast Asian Treaty Organization, SEATO, and the Central Treaty Organization यानी CENTO। साउथ ईस्ट एशिया और एशिया के साथ यूएसए ने एक ट्रीटी बनाई, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सियाटो, और वेस्ट एशिया यानी मिडिल ईस्ट के साथ यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या बनाया? सेंटो यानी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। Many newly independent countries were worried of losing their freedom, and cracks and splits within the alliance were quick to appear. Wait. वेट, इसमें एक पॉइंट जो आपका मिसिंग है वो यही है कि इसको काउंटर करने के लिए साउथ ईस्ट एशिया में और आपके यहाँ पर ईस्ट एशिया में और वेस्ट एशिया में रशिया ने ट्रीटी कर ली आपके नॉर्थ कोरिया से, आपका ईरान से, आपका चाइना से, आपका वियतनाम से। ठीक है, तो ये यहाँ पे मिसिंग है वो वाला पॉइंट, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इट्स ओके, इट्स नॉट गोइंग टू कम इन योर एग्जामिनेशन। मेनी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज, अब यहाँ तो खत्म हो गया, यहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट होता है। मेनी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज वर वरीड ऑफ लूजिंग देयर फ्रीडम। जो नए नए देश अभी अभी कॉलोनिज्म से आज़ाद हुए थे ना, कॉलोनिज्म मतलब व्हेन वन कंट्री रूल्स ओवर अनदर कंट्री, जब एक देश दूसरी कंट्री पे राज करता है तो उसे कहते हैं कॉलोनिज्म यानी उपनिवेशवाद। तो नई नई कंट्री कॉलोनिज्म से डीकोलोनाइजेशन की तरफ हम बढ़े थे, यानी सारे
देशों को आज़ाद कर दिया था यूके और फ्रांस ने, तो उन छोटी छोटी कंट्रीज जिन्होंने अभी फ्रीडम मिली है ना, उनको अपना फ्रीडम खोने का डर सताने लगा, क्योंकि फिर से वो एक खेमे में शामिल हो गए हैं और कब उनकी सोवरेनिटी को छीन लिया जाए उन्हें नहीं पता था। कम्युनिस्टिक चाइना यूएसएसआर के साथ था, लेकिन अब उसके साथ झगड़ा कर लिया उन्होंने लेट 1950s में। तो इन सब मुद्दों को देखते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है जिसका नाम था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नैम। ये वो कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन था जो किसी भी कोने में किसी भी पोलैरिटी को फॉलो नहीं करना चाहते थे, ना वो यूएसए को जाना चाहते थे ना यूएसएसआर को जाना चाहते थे। वेट, यानी कि यूएसए और यूएसएसआर ने पूरे वर्ल्ड को कैसे बना दिया था? बाइपोलर, दो पोल्स में दुनिया बढ़ गई थी, बाइपोलर। लेकिन एक ऐसा भी धड़ा था, ऐसा भी ग्रुप था जिसे कहते हैं नैम या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो उन छोटी छोटी कंट्रीज से मिलकर बना था जो कि अभी अभी न्यूली इंडिपेंडेंट हुई हैं, जिनकी इकॉनमी इंडिपेंडेंट हुई हैं, जिनकी इकॉनमी अभी बहुत कम है, जाहिर सी बात है डीकोलोनाइज्ड हुई हैं, अभी अभी फ्रीडम मिली है। पूरा तो एक्सप्लॉइट कर ही दिया होगा ना जो कि कॉलोनाइजर्स थे। तो यहाँ पर इकॉनमी डावाडोल है, वो किसी खेमे में नहीं जाना चाहती थी, उनको लगता था कि उनकी फ्रीडम फिर से छिन जाएगी, अभी तो आज़ाद हुए हैं। उन्होंने मिलकर एक तीसरा वर्ड बनाया जिसे कहते हैं नैम, नॉन, तीसरा वर्ड, तीसरा पोलर, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। डन। नैम को एस्टैब्लिश किया गया था 5 मेंबर कंट्रीज द्वारा, ये पूछा जाएगा, और वो कंट्रीज थी आपकी यूगोस्लाविया, इजिप्ट, घाना, इंडिया और इंडोनेशिया। इन 5 कंट्रीज ने मिलके नैम का तीसरा वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट किया, देश को वर्ल्ड को मल्टीपोलर बना दिया। 2 पोल्स में बटी हुई थी ना, उन्होंने कहा किसी खेमे में नहीं ज्वाइन होना चाहते, हम अभी अभी आजाद हुए, हमें नहीं जाना किसी के साथ। इन्होंने तीसरा पोल बना दिया, जिसको बनाने का श्रेय 5 मेंबर कंट्रीज, फाउंडिंग मेंबर्स को जाता है, मेंबर कंट्रीज को जाता है। एंड ये थे आपके यूगोस्लाविया, इजिप्ट, चाइना, इंडिया एंड इंडोनेशिया। और इसको फर्स्ट मीटिंग होती है 1961 बेलग्रेड में, जिसमें 25 मेंबर्स आए थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। डन। अब आते हैं आपके टॉपिक पर। मैंने आपको समझा दिया है, अब आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कहानी। तो द स्मॉलर कंट्रीज were of more help to the superpowers because they were the means to gain the vital resources such as oil, minerals, location to spy each other and to launch the weapons. अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था कि स्मॉलर कंट्रीज को क्या फायदा होता था इन ग्रुप्स को ज्वाइन करके, इनके एलाइज को ज्वाइन करके, ये 2 सुपर पावर्स के ग्रुप को ज्वाइन करके। स्मॉलर कंट्रीज को मिल जाता था इकोनॉमिक एड, राइट, फिर मिलिट्री असिस्टेंस, वेपन्स, है ना, और प्रोटेक्शन मिलती थी। वो कहते थे कि तुम्हारे ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता, हम खड़े हुए हैं। तो ये सारी स्मॉलर स्टेट्स को फायदा होता था इन बड़े सुपर पावर को ज्वाइन करके। लेकिन क्या ये स्मॉलर कंट्रीज कोई फायदा नहीं करती थी सुपर पावर को, ये बस ऐसे ही लगे हुए थे? आहा, इन्हें भी फायदा होता था। इन्हें फायदा होता था स्मॉलर कंट्रीज को अपने ग्रुप में ज्वाइन करके, इनके ऑयल्स एंड मिनरल्स या रिसोर्सेस को ये यूज करते थे, कम प्राइसेस में एक्सप्लॉयटेशन करते थे, इनके मार्केट को एक्सेस कर लेते थे, पैसे बनाते थे। इनकी जगह का इस्तेमाल वो स्पाई करने के लिए लेते थे, 2 सुपर पावर यानी यूएसए यूएसएसआर एक दूसरे को स्पाई करने के लिए लेता था, यानी कि इनका ज्यादा फायदा हो रहा था
स्मॉलर कंट्रीज को उतना नहीं हो रहा था अपने वेपन्स को लॉन्च करने का भी एक और है, अपने वेपन्स को लॉन्च करने के लिए, यानी दोनों एक दूसरे को, इट वॉज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप वेयर आई गेस स्मॉलर कंट्रीज वर गिविंग मोर बेनिफिट टू द सुपर पावर्स। ऑयल मिनरल्स मिल जाते थे, रिसोर्सेज मिल जाते थे सस्ते में, स्पाई करने की जगह मिल जाती थी और अपने वेपन्स को लॉन्च करने की जगह मिल जाती थी, उस देश की मार्केट एक्सेस मिल जाती थी। ये आपका हो गया स्मॉलर कंट्रीज क्या हेल्प करते थे, और सुपर पावर को स्मॉलर कंट्रीज से क्या बेनिफिट था, और स्मॉलर कंट्रीज को सुपर पावर से उनकी ग्रुप को ज्वाइन करके क्या था। और वर्ल्ड ने एक तीसरा वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट कर दिया, दैट वाज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो कि उन छोटी छोटी कंट्रीज को जोड़ कर रखना चाहता था जो अभी अभी आज़ाद हुए हैं और वो किसी खेमे में नहीं जाना चाहते। इसको बनाने का श्रेय 5 फाउंडिंग मेंबर्स को जाता है, यूगोस्लाविया, इजिप्ट, इंडोनेशिया, घाना और इंडिया को जाता है, जिसकी पहली बैठक 1961 बेलग्रेड में हुई, जिसमें 25 मेंबर्स शामिल हुए थे। अब आगे आते हैं, दूसरा टॉपिक है हमारा एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर। एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर, अब इसका क्या है एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर का, वेट, चलो, arenas of cold war, the arenas of cold war refer to areas where crisis and war occurred or threatened to occur between the alliance system but did not cross the certain limits। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि व्हाट इज एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर, वो एरियाज जहां पर क्राइसिस और वॉर तो हुए, एक दूसरे को खतरा भी उत्पन्न हुआ, लेकिन वो उन्होंने एक सर्टेन लिमिट नहीं क्रॉस हुई, यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर छिटपुट वॉर भी हुए, है ना, एक दूसरे को थ्रेटन भी किया, वॉर भी हुआ, बट उसने एक सर्टेन लिमिट नहीं क्रॉस करी, that is called arenas of cold war। the cold war was also responsible for several shooting wars। मैंने कहा था ना कोल्ड वॉर में ऐसा नहीं है कि वॉर ही नहीं हुआ, बट छोटे मोटे वॉर्स हुए, फुल फ्लेजेड वॉर नहीं हुआ, है ना, तो शूटिंग छोटे मोटे वॉर्स हुए, उसी को इन्होंने लिख दिया है कि बहुत सारे छोटे मोटे शूटिंग वॉर्स हुए। The two superpower were poised for direct encounter in कोरिया, आपस में नहीं लड़ रहे, कोरिया में लड़ रहे हैं, और कोरियन पेनिनसुला को इन्होंने दो में तोड़ दिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। और आज भी आप देखो तो कोरिया एक नहीं है, कोरिया को तोड़ने में नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्टिक हो गया और साउथ कोरिया कैपिटलिस्टिक यानी प्रो यूएसए हो गया। तो वहां पर इनको देखा गया पीछे से सपोर्ट करते हुए। ऐसे वॉर जिसमें पीछे से कोई और लड़ा रहा हो, ऐसे वॉर को प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। बर्लिन में देखा गया, कॉन्गो में देखा गया, और ये सब कब हैं, और भी झगड़े हुए, ये सब कोल्ड वॉर के टाइम हो रहे हैं, जहां पर दोनों सुपर पावर के बीच में झगड़े नहीं हो रहे हैं, बल्कि छोटे छोटे झगड़े इनके एलाइज के बीच में हो रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर। तो आपको बस मैच द फॉलोइंग में ज्यादा ज्यादा कोरियन वॉर कब हुआ, बर्लिन वॉर कब हुआ, बस इतना दो इंपॉर्टेंट है, कॉन्गो का ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नैम के वन ऑफ द फाउंडिंग फादर कौन था, वन ऑफ द प्रोमिनेंट, इंडिया बोला था ना मैंने, इंडिया के उस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करते जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी दोनों कोरिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, पहले एक होता था, इसका नाम कोरियन पेनिनसुला था, इन दोनों कोरिया को मेडिएट करने का काम किया, कॉन्गो क्राइसिस में भी किया, और यूएन सेक्रेटरी जनरल ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि यूएन तो बन चुका था, यूनाइटेड नेशन बना ही इसीलिए था, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर बनाया गया था, और इसलिए बनाया गया था कि उससे विश्व में शांति स्थापित हो। वो अलग बात है, इनका कोई खास रोल आज तक निकल कर आया नहीं है। एनीवे, तो यूनाइटेड नेशन और जवाहरलाल नेहरू यानी भारत ने और नैम ने स्पेशली इन छोटे छोटे वॉर्स को शांत करने का काम किया। द यूएसए and sorry,
The USA and the USSR decided to collaborate in limiting or eliminating the certain kinds of nuclear and the nuclear weapons. ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, ये लाइन आप काट दीजिए, ये बाद की बात है, इसका भी कोई रोल नहीं है. आ जाइए इधर, ये इसका भी कोई रोल नहीं है, ये मैं थोड़ी देर में बताऊंगी, सॉरी. इस टॉपिक पे मैं अभी बाद में आऊंगी. ये देखिए, ये फिगर अगर आप देख रहे होंगे तो ये 5 उन लोगों के मेंबर्स के नाम हैं जिन्होंने नाम बनाया. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इन 5 लोगों ने नाम यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की स्थापना करी. इन 5 के नाम विद द कंट्रीज आपको याद होने चाहिए. इंडिया, जवाहरलाल नेहरू जी है ना, जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे. उन्होंने एशियन यूनिटी, डीकोलोनाइजेशन में, डीकोलोनाइजेशन मतलब when colonization मतलब when country rules over another country, that is called colonization, and decolonization when that country exits from the colonized country, that is called decolonization. यानी एक कंट्री जब दूसरी कंट्री पे राज करती है तो उसको colonization कहते हैं, और जो वही कंट्री विड्रॉ कर ले तो decolonization कहते हैं. न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, एडवोकेटेड द पीसफुल कोएग्जिस्टेंस फॉर सिक्योरिंग द वर्ल्ड पीस. तो इन्होंने पूरे विश्व शांति की बात करी, और इन्होंने बात करी कि इन्होंने नाम की स्थापना में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और वर्ल्ड पीस की बात करी. फिर दूसरी कंट्री कौन थी? ये तो इंडिया हो गई. दूसरी कंट्री नाम को बनाने में कौन थी? इंडोनेशिया थी. इंडोनेशिया कौन, इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? सुकर्नो थे. इनका नाम याद होना चाहिए. ठीक, उसके बाद आपकी तीसरी थी क्वामे क्रूमा. ये थे आपके क्वामे क्रूमा, घाना के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे. इन्होंने भी क्या किया? नाम बनाने में बड़ी भूमिका निभाई. इनको भी फ्रीडम मिली थी उसी समय. फिर आपके इजिप्ट के थे. इजिप्ट के कौन थे? गैमल अब्दुल नासिर, ये थे. और आपका लास्ट बचता है युगोस्लाविया के प्रेसिडेंट जोसेफ ब्रोज टीटो. इन 5 लोगों ने नाम को बनाने की प्रस्तावना रखी, जिसकी मीटिंग आपको मैंने बताई दिया 1961 में बेलग्रेड में हुई. नोट्स में लिखा हुआ है सब कुछ. ठीक है, जिसमें फर्स्ट में 25 मेंबर कंट्रीज शामिल हुए. डन. ये डायग्राम आपका एनसीईआरटी से उठाया गया है. अब आते हैं कुछ नाम के बारे में जानते हैं. ठीक, पहला है आपका नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नाम ऑफर्ड द न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज ऑफ एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका अ थर्ड ऑप्शन नॉट टू जॉइन एनी ऑफ द लाइन्स. तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्यों बना था? जो अभी न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्री, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हुई हैं, जो कि नहीं चाहती हैं कि वो किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करे, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से जो नई नई कंट्रीज निकली हैं, जिनकी इकॉनमी अभी डावाडोल है, उनको अपनी इकॉनमी सुधारनी है, उनको किसी ग्रुप को नहीं ज्वाइन करना है. उन्होंने बनाया नाम. नाम वॉज फाउंडेड बाय द 3 लीडर्स. यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, बाद में दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया था. तो आपको एग्जाम में 3 नहीं लिखना है, 5 ही लिखने हैं. तो 3 लीडर्स, युगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो, इंडिया के जवाहरलाल नेहरू और इजिप्ट के गामल अब्दुल नासिर ने. इंडोनेशिया का सुकर्नो और घाना का क्वामे नुम्रा स्ट्रांगली सपोर्टेड देम. इसीलिए फर्स्ट नाम समिट इन 1961 बेलग्रेड में. ठीक है, उसके बाद इसमें एक चीज मिसिंग है, इसमें 25 मेंबर शामिल हुए थे, वो याद रखिएगा. नॉन अलाइनमेंट. अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है. नाम चूंकि थर्ड पोल बना रहा था वर्ल्ड में, मल्टीपोलर वर्ल्ड क्रिएट कर रहा था, वो किसी खेमे को नहीं ज्वाइन करना चाहता था, इसीलिए उसके ऊपर आरोप लगने लगे. आरोप लगा कि तुम आइसोलिज्म और न्यूट्रलिटी को फॉलो कर रहे हो, यानी तुम तो पूरे आइसोलेट हो गए हो, और तुम तो न्यूट्रलिटी को फॉलो, यानी हम तो न्यूट्रल है. ये इल्जाम लगाए गए नाम पे. यह क्वेश्चन आ सकता है. इट प्लेड अ रोल इन मेडिएटिंग बिटवीन द 2 राइवल अलायंसेस. तो चूंकि इनके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि आप तो न्यूट्रलिज्म यानी न्यूट्रल हो, कोई काम ही नहीं कर रहे हो, आप तो आइसोलिज्म यानी एकदम ही वर्ल्ड से कट के अलग हो गए हो. तो नाम ने कहा जी नहीं, ना ही हम आइसोलिज्म को फॉलो कर रहे हैं, ना ही न्यूट्रल हैं.
हम मेडिएशन का काम कर रहे हैं। अगर हम न्यूट्रल होते तो हम मेडिएशन नहीं करते, अगर हम आइसोलेटेड होते तो हम मेडिएशन नहीं कर रहे होते। We are the part of this world, that's why we are mediating between the wars so that कि full fledged war ना हो जाए, World War 3 ना हो जाए। और हम न्यूट्रल नहीं हैं, हम किसी खेमे को नहीं ज्वाइन करना चाहते। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास कोई ओपिनियन नहीं है, वी हैव एन ओपिनियन, वी डोंट वांट टू ज्वाइन एनी खेमा, एनी ग्रुप। तो ना हम न्यूट्रल हैं ना आइसोलेटेड हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि is NAM was following the ideology of isolism or neutrality, or the rest of the world has blamed NAM that they are following? ऑप्शन में होगा आइसोलिज्म एंड न्यूट्रलिटी, बट NAM ने कहा जी नहीं, हम दोनों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम आइसोलेटेड नहीं हैं, हम अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, जहां जहां वॉर होता है वहां हम मेडिएट करते हैं जिससे कि फुल फ्लेजेड वॉर ना होने पाए, वर्ल्ड वॉर 3 ना होने पाए। और न्यूट्रल तो बिल्कुल भी नहीं, हमारे पास ओपिनियन है, वी डोंट वांट टू ज्वाइन एनी ग्रुप, दिस इज आवर थर्ड ओपिनियन, दैट्स इट, यू शुड रेस्पेक्ट इट। दिस इज न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ये न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर क्या है, इंपॉर्टेंट है। वो जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी ना, जो नई नई कंट्रीज बनी थी, उनकी इकोनॉमी तो डामाडोल थी, अभी डीकोलोनाइज कंट्रीज थी, उन्होंने कहा अब जो नई न्यूली डीकोलोनाइज कंट्रीज है ना, वो डेवलप्ड करना चाहती हैं अपनी इकोनॉमी को, वो प्रोग्रेस करना चाहती हैं, उनको अपने जनता की लाइफ को लिफ्ट अप करना चाहती हैं, सो दैट वो पॉवर्टी से निकल सके। सॉरी। इसीलिए उन्होंने कहा कि आप एक नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर क्रिएट करो जो कि इनके बेनिफिट को फॉलो करता हुआ, ये जो स्मॉल डीकोलोनाइज कंट्रीज है। तो यहाँ पे एक अंकटाड ऑर्गेनाइजेशन है, आपने नाम सुना होगा। इस अंकटाड ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इनका फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई 1972, उस रिपोर्ट का नाम था टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। ये एमसीक्यू फॉर्मेट में आ सकता है। अंकटाड जैसे यूनाइटेड नेशन है, वैसे यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, उसका अंग है अंकटाड। अंकटाड का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ट्रेड एंड डेवलपमेंट की, वर्ल्ड के ट्रेड एंड डेवलपमेंट की बात करता है। सॉरी। 1972 में उसने एक रिपोर्ट बनाई टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। इस रिपोर्ट में उन्होंने इस न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर यानी ये जो नई नई डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज थी ना, उनकी बेनिफिट और उनके विचारों को उन्होंने इस रिपोर्ट में रखा। उस रिपोर्ट में कहा गया, जो पॉइंट्स थे वो आपको याद होने चाहिए। इन विचार को यहाँ पे मिस कर दिया गया है, मैं इसे अपडेट कर दूंगी। इस विचार में कहा गया कि जितनी भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज है ना, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, उनको इन डेवलप्ड कंट्रीज के मार्केट का एक्सेस दो भाई, सो दैट वो भी कमा सकें, पहला पॉइंट। दूसरा, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के जो रिसोर्सेज हैं, अब उसे कोई भी डेवलप कंट्रीज एक्सप्लॉइट ना करे, क्योंकि ये लोग कम पैसों में एक्सप्लॉइट करके कम पैसों में ले लेते थे। कुछ ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाओ जो कि सारे हितों की बात करे, ठीक है ना। ये बातें इसमें कही गई थी इस रिपोर्ट में, वो यहां पर मिसिंग है, जो कि सही भी था। जो भी न्यूली डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो भी न्यूली डेवलप्ड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है, सॉरी, उनको मार्केट एक्सेस तो दो, वो भी तो डेवलप करें, उन्हें भी तो अपने यहाँ का, ये लोग नहीं देते थे डेवलप कंट्रीज, ये सिर्फ इनके यहाँ का मार्केट एक्सेस रखते थे। उन्होंने कहा कि हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट मत करो, नाउ दिस इज द एंड, हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट मत करो, उसका उचित दाम दो। कभी कभी तो ये लोग
बहुत ही चीप रेट में रिसोर्सेज को खरीदते थे। और तीसरा, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बनो जो सभी के बेनिफिट की बात करें, ना कि एक सिंगल आउट बंदे की बात करें। ठीक है, ये आपका हो गया उस पेपर में क्या लिखा हुआ था जो कि यहाँ पे मिसिंग हो गया। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने एक लिखा हुआ है कि नैम ने बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप क्रिएट किया और वो जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो इस नैम में शामिल थे उनकी बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकता था वर्ल्ड, इसीलिए इस बातों को लागू किया गया। डन। इंडिया का क्या रोल था कोल्ड वॉर के टाइम पे? वेट, इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। देखिए इंडिया का क्या रोल था? इंडिया का वही रोल था जो नाम का रोल था, राइट? यानी कि उसने हर जगह पीस प्रमोट करने की कोशिश करी, उसने हर जगह वर्ल्ड स्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करी, उसने लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के बातों को आगे रखने की कोशिश करी, यही उसका काम था। उसने कहा कि वो किसी भी अलायंस को ज्वाइन नहीं करेगा और जितनी भी न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज हैं उनकी वॉइसेस को रेज करेगा, उनकी आवाज़ को वर्ल्ड तक पहुंचाएगा कि बस यही दो सुपर पावर नहीं है, हम भी लोग हैं, हमारा भी कोई अस्तित्व है। पॉलिसी ऑफ इंडिया जो थी कोल्ड वॉर के टाइम पे, फ्लीइंग, भाग जाने की पावर वो नहीं थी हमारी, क्या बोलते हैं, हमारा नेचर भाग जाने का नहीं था, फ्लीइंग अवे का नहीं था, बल्कि हम हर जगह, याद कीजिए कोरिया में मेडिएशन कर रहे, जहां जहां वॉर हो रहे हैं, जहां जहां चांसेस है कि कोल्ड वॉर हॉट वॉर में बदल जाएगा, वहां वहां हमने सॉफन करी कोल्ड वॉर राइवलरीज, हमने कोशिश किया कि हम मेडिएट करके उनको शांत कर सके, वर्ल्ड पीस प्रमोट कर सके, तो हम भगौड़े नहीं थे। नॉन अलाइनमेंट gave India the power to take the international divisions and balance the one super power against the other. नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जिसका इंडिया पार्ट था, उसने दोनों सुपर पावर को बैलेंस आउट करने की कोशिश करी और अपने मुद्दों को इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने का मादा रखा। India's policy of non-alignment was criticized on a number of counts, but still it has become both as an international movement and core of the India's foreign policy. लोगों ने खूब क्रिटिसाइज किया कि इनका तो कोई रोल ही नहीं है, ये तो न्यूट्रल है, ये तो आइसोलेटेड है, ये तो फ्लीइंग अवे है। बट इंडिया ने कहा नहीं, हम कोई फ्लीइंग अवे नहीं है, हमारा कोई वैसा रोल नहीं है। इनफैक्ट हमने इंटरनेशनल मूवमेंट में, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट किया है, वर्ल्ड स्टेबिलिटी में फोकस किया, दैट्स इट। अब देखिए मैंने एक छोटा सा यहाँ पर एक मैटर उठाया है, जो छोटे छोटे आपके एग्जाम, एक दिन पहले एग्जाम से पहले जो आप रिवीजन कर लें और आपको ज़्यादा पूरा फॉर्मेट ना पढ़ना पड़े, वो मैंने हर चैप्टर का छोटा छोटा बनाया हुआ है। तो ये वही चैप्टर जो अभी हमने पढ़ा है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसका छोटा सा पॉइंट मैंने बना दिए हैं एग्जाम से एक दिन पहले समरी करने के लिए। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, कोल्ड वॉर किसे कहते हैं, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो कोल्ड वॉर शुरू हो गया, हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिरा, पावर, छोटे छोटे फैक्ट्स हैं सेम जो मैंने अभी पढ़ा है, नाटो कब बना, सेंटो कब बना, सियाटो कब बना, ये ऑलरेडी हो चुका है, इसीलिए मैं इतनी जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। आपने देखा होगा कि छोटे कंट्रीज से उनको क्या फायदा हुआ, बड़ी कंट्रीज को छोटे कंट्रीज से क्या फायदा हो रहा था। हर जगह वॉर हो रहे थे, उसके बाद भी दोनों सुपर पावर ने रैशनली और रिस्पॉन्सिबली बिहेव किया, फुल फ्लेजेड वॉर नहीं होने दिया, है ना। ये वाला पॉइंट मैं अभी आपको क्लियर करूंगी जो मैंने वहां पर छोड़ दिया था, है ना, वो आप टेंशन ना ले, अभी मैं बैक टू उस पे जा रही हूँ कि दोनों सुपर पावर ने कौन कौन सी ट्रीटी साइन करी, वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। इसको यहाँ पे इस पॉइंट को छोड़ दीजिए। फिर तीसरा ब्लॉक तैयार हो गया, नैम, जो वो छोटी कंट्रीज जो अभी नई नई आज़ाद हुई थी, उनको कहीं नहीं जाना था, किसी भी खेमे को नहीं ज्वाइन करना था, बल्कि अपने आप को डेवलप्ड करना उनका उद्देश्य था, उन्होंने नैम बनाया। फाउंडिंग मेंबर्स आपको पता ही हैं, 5 फाउंडर मेंबर्स ऑफ नैम। मैंने आपसे कहा था ना वहाँ पे 3 लिखा हुआ है, बट 3 लोगों ने प्रस्ताव रखा, 2 लोगों ने सपोर्ट किया, तो 5 ही बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ नैम मेंबर्स फॉर क्रिटिसाइज्ड
as least developed countries which initiated the economic development under the head of the new international economic order sorry. तो majority of NAM members were categorized as least developed. NAM के members कौन थे? जो कि least developed थे, है ना? तो उन्होंने क्या किया? न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर क्रिएट किया. उन्होंने कहा हमारे भी तो फायदे की बात करो, हम भी तो अभी अभी आजाद हुए हैं, पहले हम अपने आप को डेवलप करें या आपको देखें. जिसमें मैंने आपको बताया कि इन्होंने कहा हमें भी मार्केट एक्सेस दो ना अपने यहाँ. हमारे जो रिसोर्सेज है जिसको तुम एक्सप्लॉइट करते हो वो तो छोड़ दो, उचित दाम लो, है ना. वो सारी चीजें यहाँ पर जो मैंने आपको बताया. फिर अंगटाड ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी जिसमें उन्होंने क्या कहा जिसमें उन्होंने रिपोर्ट में यहाँ पे मेंशन है सॉरी जो मैंने अभी आपको बताया कि उनके नेचुरल रिसोर्सेज पे लीस्ट डेवलप कंट्रीज का उनका खुद का कंट्रोल होना चाहिए. वेस्टर्न मार्केट पे लीस्ट डेवलप कंट्रीज को इंट्रोड्यूस कराओ. ये जो कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी जो वेस्टर्न कंट्रीज के पास ये जो टेक्नोलॉजी है वो हमें भी ट्रांसफर करो और इसकी कॉस्ट को रिड्यूस करो, फिर ट्रांसफर करो. और इसके बाद ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, यानी जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, उनमें हमारे भी रोल को बढ़ाओ, वरना तो सारा सुपर पावर ही एक्सेस करते रहेंगे. ये आपको पता ही है, पॉइंट हो चुका है. फिर मैंने इंडियाज पॉलिसी वॉज क्रिटिसाइज्ड. अच्छा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. ये पॉइंट मैंने नहीं बताया था. इंडिया की पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि यूएसएसआर के साथ इंडिया ने एक 1971 में 20 साल की ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन करी थी. चूंकि कोल्ड वॉर के टाइम पे इंडिया का पॉलिसी क्या था? न्यूट्रल रहना, इन द सेंस मतलब ना यूएसए की तरफ जाना ना यूएसएसआर की तरफ जाना. तो जब आपको किसी की तरफ नहीं जाना था तो आपने यूएसएसआर के साथ 1971 में 20 साल की ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप क्यों साइन करी? तो इसको क्रिटिसाइज किया गया था, जिसमें इंडिया ने अपनी पक्ष रखते हुए ये कहा था कि हमने ये ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन करी है बट हम आज भी न्यूट्रल हैं, हम किसी ग्रुप के साथ नहीं हैं. ये ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप हमारे पर्सनल एंड टॉक्स के ऊपर हमने ये साइन करी है, आज भी हम किसी ग्रुप को फॉलो नहीं करते हैं, हमने यूएसएसआर का खेमा नहीं ज्वाइन किया है. तो ये ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप कब साइन की गई ये एग्जाम में पूछा जाएगा और कितने सालों की थी. ठीक है. और जबकि यूएसएसआर के साथ उसने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन करी तो उसने यूएसए के साथ भी अच्छे रिलेशंस बनाने की कोशिश करी थी बांग्लादेश क्राइसिस में, ऐसा नहीं है. तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि यूएसएसआर कैसे टूटता है. तो मैंने आपको बोला था इसको डिटेलिंग में बताऊंगी 1991 में. ये छोटा सा पॉइंट आप याद रखिएगा कि 1991 में डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर होता है. ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, इसलिए बार बार इस पॉइंट को रिपीट करने का कोई औचित्य नहीं है. इट्स नॉट मूविंग. ओके, नाउ दिस स्लाइड हैज बीन एंडेड. मैंने एक पॉइंट आपको नहीं बताया था जो मैंने कहा था अभी मैं आपको बता दूंगी, वो था ट्रीटीज. राइट, वो ट्रीटी पे आते हैं. ये वाला पॉइंट. ठीक, ये रहा. ये पॉइंट हम क्लियर करेंगे. एक सेकेंड, ये वाला. यूएसए और यूएसएसआर ने ना कई बारी अपने न्यूक्लियर ये रहा. एक सेकेंड. यूएसए और यूएसएसआर ने कई बार कोलैबोरेट किया अपने न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर वेपन्स को लिमिट, यानी अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, और या एलिमिनेट, यानी ऐसा करते हैं बहुत ज्यादा हो गया है तो इतना इतना करके धीरे धीरे हम कम कर देंगे. समझ गए? ऐसे करके इन्होंने कई बार ट्रीटीज साइन करी. पहला था 3 सिग्निफिकेंट ट्रीटीज जो इन्होंने साइन करी. पहला था लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी कि
टेस्ट बैन पे जिन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर पावर है उन्हें छोड़कर बाकी कंट्रीज को बैन कर दिया गया न्यूक्लियर टेस्ट करने से. दैट वाज द लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी. न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये तो एकदम ही है कि अब न्यूक्लियर वेपन, जिन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स है उन्हें छोड़ दिया जाए तो बाकी कंट्रीज पे बैन लगाना कि वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन ना बना सके. एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी. उसके बाद एक सॉल्ट 1 और सॉल्ट 2 है आपका. सॉल्ट 1 एंड सॉल्ट 2, ये स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, और इसका भी वही है फर्स्ट एंड सेकेंड. ये इसलिए साइन किया गया था 1971 में, सॉल्ट 1 था, इसलिए साइन किया गया था जिससे दोनों सुपर पावर अपने जो आर्म्स है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनको लिमिट कर सके स्ट्रेटेजिकली, जो कि कभी पॉसिबल नहीं हुआ. बट दीज वर द ट्रीटीज जो आपको याद होनी चाहिए. तो ये मैंने छोटा सा मेंशन कर दिया, इसका फुल फॉर्म ज़्यादा आता है. इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है जो मैंने मेंशन ना किया हो या आपको ना बताया हो. तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस कोल्ड वॉर, जो कि आपका एनसीईआरटी बेस्ड था, और मैंने सब कुछ क्लियर किया. वेट, that's it. This is the end. Everything I have covered it. I hope मैंने इस कोल्ड वॉर फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी का हर एक चीज़ क्लियर किया है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. मैंने आपको ये भी बता दिया कि किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं. आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा. आई हैवंट इवन मिस्ड आउट इवन अ सिंगल पॉइंट जो आपको एग्जाम में पूछा जाए और मैंने ना कवर किया. एवरीथिंग आई हैव क्लियर्ड हियर through PPTs also, and through my knowledge I have tried to given you extra knowledge too. I hope you have liked the lecture. If you have any query, please comment down below and I'll try to reach as much as maximum comment and try to solve the maximum problems of yours. And I hope you have liked the lecture. Thank you so much.